नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वो एक कीमती हवाना सिगार जलाता हुआ बोला, मेरा अनुमान है कि पुस्तक पढ़ने के बाद ही आपने मुझे फोन किया है। आप शायद ऐसा ही कहकर गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस आपकी औपचारिकता को समाप्त करके तुम पर आए तो अधिक अच्छा रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम सोचते तो रहे होगे कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें $5000 क्यों दिए। वो मैं अब भी सोच रहा हूं। वॉल्टर का चेहरा कुछ सख्त हुआ और उसके होंठ मिले। विचित्र सी सख्ती के साथ उसने कहा, मैं शहबाज का कत्ल कराना चाहता हूं, कर सकोगे? अल्फांसो की आंखें कुछ संकुचित हुई और स्थिर दृष्टि वॉल्टर के चेहरे पर जमाते हुए उसने पूछा, क्यों? वॉल्टर सोफे से उठ खड़ा हुआ और पीठ पर हाथ बांधकर बेचैनी से इधर उधर घूमता हुआ बोला, ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं ऐसा अभिभूत हो गया हूं कि इस नरपिशाच द्वारा बंगालियों पर किए गए अत्याचारों का मैं बदला लेना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कहूंगा भी तो झूठ बोलूंगा। शहबाज से मुझे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेना है। तुम शहबाज को कब से जानते हो? मैं शहबाज को बिल्कुल भी नहीं जानता। वॉल्टर ने कुर्सी के पीछे खड़े होकर कहा, न मैंने उसे कभी देखा ही है। जब तुम उसे न जानते हो न उसे पहचानते हो, फिर कैसा व्यक्तिगत प्रतिशोध? पुस्तक में तुमने एलिस के बारे में पढ़ा है, उससे तुम्हारा क्या संबंध? प्रत्युत्तर में अल्फांसो ने भी प्रश्न किया। भीषण पीड़ा के भाव वॉल्टर के चेहरे पर उभरे और उसने दर्द भरे स्वर में कहा, वो मेरी बेटी है अल्फांसे, मेरी इकलौती बेटी। एक तेज असरदार सन्नाटा कमरे में छा गया। शीशे से शीशा टकराने की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। अपना बियर का गिलास फिर से भर लेने के बाद अल्फांसे बोला, पुस्तक में इस लड़की का नाम एलिस ही लिखा गया है, उसके साथ और कोई दूसरा नाम नहीं जुड़ा हुआ है। क्या आवश्यक है कि वो तुम्हारी बेटी ही हो? इस नाम की तो और भी लड़कियां हो सकती हैं। इस नाम की और भी लड़कियां हो सकती हैं, वॉल्टर बोला, लेकिन वो मेरी बेटी एलिस ही है। कोई प्रमाण तुम्हारे पास? स्वयं एलिस ही मेरे पास है। अल्फांसे खामोशी से कुछ सोचता रहा। वॉल्टर ने आगे कहा, जब रेड क्रॉस वालों ने किसी तरह पता लगाकर एलिस को मुझे सौंपा तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी। वो केवल एक ही नाम की रट लगाए रहती, शहबाज शहबाज। मैं कारण न समझ सका। मैंने एक अलग मकान खरीद कर उसे उसमें बंद करवा दिया और प्रसिद्ध मानसिक रोगों के विशेषज्ञों से उसकी चिकित्सा करवाई। अब वो पूरी तरह पूर्ण स्वस्थ तो नहीं हुई है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा शांत है। फिर भी दिन में एक आध बार उस पर उत्तेजना का दौरा पड़ता ही रहता है। वॉल्टर घूमकर फिर सोफे पर बैठ गया और अपने गिलास में से एक घूंट भरने के बाद उसने सिगार से कश लगाया। सिगार बुझ चुका था, जिसे उसने दोबारा जलाने का प्रयत्न नहीं किया। बिना जला सिगार उंगलियों में घुमाते हुए बोला, एलिस अपने पागलपन में कुछ अस्पष्ट सी बातें करती थी। पागलपन का कारण जानने के लिए मैंने उसकी बातों को टेप रिकॉर्ड किया और विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन्हें कई बार सुना। सभी इस परिणाम पर पहुंचे कि बांग्लादेश में देखे अत्याचारों ने उसके मस्तिष्क को विकृत कर दिया है। मगर यह शहबाज कौन है और उसे हर समय क्यों पुकारती रहती है? इस गुत्थी को हम न सुलझा सके, लेकिन एक अनुमान अवश्य लगाया कि शहबाज एलिस का कोई प्रिय होगा जो कि वहां मारा गया और उसकी मृत्यु का आघात वो न सह सके। लेकिन वास्तविकता तब खुली जब मेरे एक मित्र ने यह पुस्तक ये कहकर मुझे दी कि आजकल बाजार में ये सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने टेप किए हुए एलिस के विभिन्न प्रलापों को फिर से सुना। अब कड़ियां मिल गई थीं और सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। शहबाज उसका प्रिय नहीं, बल्कि वो नराधम था जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया। स्पष्ट है कि शहबाज अभी जिंदा है। मैं अपनी करोड़ों की दौलत फूंकने के लिए तैयार हूं, केवल इस आदमी को मुर्दा देखने के लिए। जरा कल्पना करो कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए उस समय तुम्हारी क्या हालत होती जब एलिस की जगह तुम्हारी बेटी या बहन होती। अल्फांसो खामोश रहा। अवरुद्ध कंठ को साफ करते हुए वॉल्टर ने आगे कहा,
मैं अधिक भावुकता प्रदर्शित करके तुम्हारी सहानुभूति जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। शहबाज को कत्ल करने के लिए खर्चे के अतिरिक्त $1,00,000 और दूंगा। बोलो, तैयार हो? और अगर मेरे मारने से पहले ही मर चुका हो, उसके मरने का सबूत मुझे ला दो। वॉल्टर बोला, इतनी ही रकम मिलेगी? अगर उसे मारने के बजाय बांग्लादेश सरकार को सौंप दिया जाए तो कैसा रहे? वॉल्टर ने कुछ सोचते हुए सिगार सुलगाया और फिर बोला, यह ठीक नहीं रहेगा। अगर उस पर मुकदमा चला तो वो एलिस का नाम भी बीच में आएगा और मेरी और अधिक बदनामी होगी। शहबाज पर मुकदमा चला तो वो छोटा मोटा मुकदमा नहीं होगा, अल्फांसे ने कहा। एलिस का उसमें कहीं कोई महत्व भी ना होगा, क्योंकि जो भी तुम्हारी बदनामी होनी थी वो तो इस पुस्तक से हो ही ली है। तुम उसे मारने के बजाय बांग्लादेश सरकार को सौंपना उचित समझ रहे हो? मेरा मतलब ये नहीं है, अल्फांसे बोला। मैं परिस्थिति पर विचार कर रहा हूं। मेरे सन्मुख ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अपने आप को बचाने के लिए मुझे उसे बांग्लादेश के सरकार को सौंपना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे बचा लोगे? बहुत चतुर हो, वॉल्टर स्कॉट बोला, लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं। अगर ऐसा हुआ तो भी मेरा वही प्रस्ताव है। मैं उस शैतान को उसके किए का फल भुगतवाना चाहता हूं, और अगर मेरे उस तक पहुंचने से पहले ही बांग्लादेश सरकार उसे पकड़ने में सफल हो गई तब? मुझे लगता है तुम शहबाज से अधिक पैसे के बारे में चिंतित हो। स्वाभाविक है, बिना झिझक अल्फांसो ने कहा। पैसे के लिए ही तो मैं उस शैतान से टकराऊंगा, लेकिन टकराने का निश्चय करने से पहले मुझे यह तो मालूम होना चाहिए किस स्थिति में मुझे क्या मिलेगा। पैसे की चिंता न करो अल्फांसे, वॉल्टर अपने शब्दों पर जोर देता हुआ बोला। काम हो जाने दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मैं अपनी बात कुछ ही शब्दों में स्पष्ट कर दूं। अगर शहबाज को तुमने मार दिया है, उसके मुर्दा होने का सबूत लाकर मुझे दे दिया तो रकम तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। अगर तुमने बांग्लादेश की सरकार को उसे सौंप दिया या पहले ही पकड़ा गया तो उसके मुकदमे का निर्णय होने पर तुम्हें रकम मिलेगी। मेरा ख्याल है कि इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं है तो तुम काम करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं, अल्फांसे बोला, लेकिन उससे पहले खर्चे की बाबत बात हो जानी चाहिए। खर्चा मेरा होगा, वॉल्टर बोला, चाहे जो भी खर्चा आए। दोनों ने सौदा पक्का करने के रूप में हाथ मिलाए। उसके बाद अल्फांसे ने कहा, मैं एक बार एलिस को देखना चाहूंगा और उसके साथ ही तुमने जो बातें टाइप की हैं वे भी सुनना चाहूंगा। ये काम तुम अभी कर सकते हो? अल्फांसे वॉल्टर के साथ चल दिया। रास्ते में उन दोनों के बीच और भी बातें हुई, जिनमें इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि अल्फांसे किस ढंग से बांग्लादेश में प्रविष्ट होगा। इस संबंध में वॉल्टर ने कुछ सुझाव रखे जिन्हें अल्फांसे ने पसंद किया। बात केवल पैसे की नहीं थी, अल्फांसे स्वयं भी शहबाज से दो हाथ करना चाहता था। वॉल्टर के माध्यम से तो उसकी ये इच्छा पूरी हो ही रही थी। इसके साथ ही अगर इस काम में कुछ पैसा भी हाथ लगे तो क्या बुराई है। यह है जनाब हसन चौधरी। जब बांग्लादेश के खुफिया विभाग के अध्यक्ष असगर अली ने ढाका में स्थित अपने कार्यालय से विजय और अशरफ को उस 15 वर्षीय किशोर का परिचय दिया तो वो दोनों ही चकित रह गए। हसन चौधरी और कंकालों के बीच नामक उसकी लिखी पुस्तक से मिली ख्याति से दोनों ही अपरिचित थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ था कि इस किशोर को ये बुजुर्ग व्यक्ति इतने आदर से क्यों संबोधित कर रहा है। वैसे वो दुबला पतला किशोर अपनी आयु से कुछ साल कम ही लगता था। अगर सही कहा जाए तो बिल्कुल बालक ही, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयां और चेहरे के कसाव पर उभरी हुई विचित्र सी प्रौढ़ता उस बालक और किशोर की अपेक्षा एक अनुभवी मनुष्य अधिक दर्शा रहे थे। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।